भारी उठापटक के बाद अमेरिकी बाजार सपाट बंद। आज से शुरू होने वाली 2 दिनों की अमेरिकी फेड की बैठक पर है नजर। हालांकि कच्चे तेल में तेजी से यूरोप के बाजार 1.5% तक उछले। एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत। बैंक ऑफ जापान की 2 दिन की अहम बैठक आज शुरू, कल सुबह आएगा नतीजा। जुबिलेंट फूडवर्क्स के सीईओ अजय कौल ने दिया इस्तीफा। लिस्टिंग के बाद सबसे खराब नतीजों के चलते उठाया कदम। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक आज शेयरों पर दिखेगा दबाव। जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से लागू करना बड़ी चुनौती। एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन अमित मित्रा ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, इंडस्ट्री के हिसाब से छूट तय करना भी कठिन। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास आज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से मिलेंगे। भारत के बाजार में निवेश को स्थिर रखने पर होगी चर्चा। भारत मॉरिशस के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द शुरू होगी बातचीत। मॉरिशस बीटीएए में संशोधन के लिए तैयार। अगले 2 महीनों में मिल सकता है अधिकार। और ट्विटर ने बेंगलुरु के कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका। इंजीनियरिंग सेटअप बंद करने के चलते 80% कर्मचारियों की छटनी। आज रात से शुरुआत होगी फेड की 2 दिनों की बड़ी अहम बैठक की और 2 ही दिनों की बैठक बैंक ऑफ जापान की भी। तो ग्लोबल मार्केट से बड़े संकेत अगले 2 दिनों में मिलने वाले हैं। उससे पहले सुस्ती का, कमजोरी का थोड़ा माहौल भारतीय बाजारों में, लेकिन बड़ा सवाल है कि 8,800 को होल्ड कर पाएंगे और ऐसे में इस बड़ी इवेंट के पहले कैसे करें आप ट्रेड। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। इनसे जानेंगे कि आज भारतीय बाजारों को ये किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां हैं आज कमाई के मौके। लेकिन सबसे पहले देखिए, एसजीएक्स निफ्टी 21 अंक नीचे आज भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी, इस तरह के संकेत दे रहा है। लेकिन फिर भी देखिए 8800 के ऊपर आज भारतीय बाजार कारोबार करेंगे और कल हमने देखा निफ्टी ने इसके ऊपर जाकर समाप्ति भी दी थी। हांगकांग के बाजारों में दबाव देखने को मिल रहा है, शंघाई के बाजार भी प्रेशर में है, इवन जापान का बाजार देखिए खुला मजबूत था। कल वो बाजार बंद थे, लेकिन आज जब कुछ खास तेजी दिखा नहीं पा रहे हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कल सुबह बैंक ऑफ जापान के आउटकम का और कल देर शाम एफओएमसी के आउटकम का। उससे पहले क्या बाजार आज इंतजार करेंगे या फिर इवेंट के रनअप में तेजी हो जाएगी? आज का बाजार कैसा रहने वाला है? लग नहीं रहा कि बहुत बड़ी तेजी होगी कि 8,850 को पार निकलकर टिक पाए बाजार, मुश्किल लगता है। बड़ी बात हेमंत ये कि कमोबेश आम राय हो चुकी कि ब्याज दरों में बदलाव इस बार नहीं होगा। बात सिर्फ इतनी है कि दुनिया भर के बाजार सुनना ये चाहते हैं कि जेनेट येलन दिसंबर के बारे में क्या कहेंगी। तो उससे आगे बाजार का मूड सेट होगा कि दिसंबर में हमें मानकर चल लेना चाहिए। वो अलग बात है कि दिसंबर तक फिर से व्यूज बदल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये बात तय है कि इस मीटिंग में कुछ अभी से ब्याज दरें बढ़ने की संभावनाएं नहीं के बराबर है। तो वो एक बड़ी इवेंट है। अब लोगों को कुछ तो डर रहेगा ही कि अगर कुछ हो गया तो उस लिहाज से अपसाइड लिमिटेड नजर आती है कि बहुत ज्यादा बड़ी तेजी इस इवेंट के पहले होती न दिखे, लेकिन बहुत बड़ी मंदी होगी इसकी संभावना भी बहुत कम है। और यही वजह कि ग्लोबल मार्केट की इन 2 बड़ी इवेंट के पहले वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में बाजार रह सकता है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आ सकती है, निचले स्तरों से शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, खरीदारी भी आएगी। तो 8,750 8,850 पहले ये 100 पॉइंट की रेंज है जिसमें निफ्टी शायद आपको ट्रेड करता हुआ दिखे, और इस रेंज के जिस तरफ बाहर निकले 50 पॉइंट का और मूव आपको आते हुए दिख सकता है। और कल भी जैसा हमने कहा कि ट्रेंड डिसाइडर 8,800 है, आज भी ट्रेंड डिसाइडर 8,800। फर्क शायद इतना ही हो कि कल हमने 8,800 के ऊपर ज्यादा वक्त बिताया था, हो सकता है आज ज्यादा वक्त हम 8,800 के थोड़ा नीचे बिताएं, लेकिन उससे कोई बाजार का मूड बदलने वाला है नहीं। ऐसे में निफ्टी को ट्रेड करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि शॉर्ट करें 8,850 के स्टॉप लॉस के साथ। 8,775 और 8,725 2 लेवल्स हैं। दूसरा तरीका है कि 8,750 के नीचे खरीदारी करें, तब स्टॉप लॉस लगा लें 8,700 का, 8,800 और 8,825 के लेवल्स के लिए। बैंक निफ्टी यहां पर भी 2 ट्रेड बनते हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट ऊपर 20,000 का लगाकर शॉर्ट किया जा सकता है 19,700 के टारगेट के लिए, या फिर 19,750 के आसपास पहले बैंक निफ्टी आए तो वहां खरीद लें,
50 ही पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं, बहुत लंबा स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, और ऊपर का टारगेट 20,000 का बनेगा। सेक्टर्स में भी बहुत साफ समझ में नहीं आ रहा कि कौन से सेक्टर्स बड़ी तेजी दिखा सकते हैं, मंदी दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी फार्मा थोड़े ठीक दिख रहे हैं। इंफ्रा कंस्ट्रक्शन पर मैं अब भी पॉजिटिव हूं, वहां पर अच्छी मजबूती हो सकती है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मिड कैप शेयरों में आज आ सकती है, थोड़ा हाइब्रिड का मिड कैप शेयरों में थोड़ी सी सावधानी रखने में समझ पाएंगे। बिल्कुल, और काफी सारी खराब खबरें भी हैं, हम आपको विस्तार से शो में बताएंगे कि कौन से मिड कैप्स के लिए किस तरह की खराब खबरें हैं। लेकिन आप मोटा मोटी कह रहे हैं कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। ट्रेंड जो है बाजार का बनेगा उस आउटकम आने के बाद। कल देर रात जो आउटकम आएगा बृहस्पतिवार को भारतीय बाजार एग्जैक्टली ठीक तरीके से। फर्क सिर्फ इतना है हेमंत, कल भी कंसोलिडेशन ही था एक तरह से, पॉजिटिव बायस, कल पॉजिटिव बायस के साथ था, आज थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ। जितना कल हम 8,800 के ऊपर टिके रहे, आज थोड़ा सा 8,800 के नीचे। बात नहीं है, 4 दिन से भारतीय बाजार बढ़ रहे हैं, तो आज भी बढ़ना जरूरी नहीं है। लेकिन पिछले 3 दिनों से FIIs ने खरीदारी करनी शुरू कर दी है कैश मार्केट में। अनिल से पूछेंगे कि उसका किस तरह से मतलब निकालना चाहिए, लेकिन पहले पूछते हैं बागले साहब से। बागले साहब, पिछले 4 दिनों से तो हम देख रहे हैं बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, क्या आज भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए या ऊपरी स्तरों पर बिकवाली? गुड मॉर्निंग सर, बताइए कैसे अप्रोच करेंगे आज मार्केट्स को? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल। गुड मॉर्निंग। आई थिंक निफ्टी अभी भी मैं मानता हूं नो ट्रेड जोन में है। कल मैंने कहा था कि ऊपर में बेचना चाहिए, लेकिन बुल्स ने होल्ड किया, तो मैं उनके साथ जाना चाहूंगा। ट्रेड करना चाहता नहीं हूं निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, लेकिन व्यू बायस पॉजिटिव है। लगता नहीं है कुछ बड़ा फॉल वगैरह आएगा। 8760 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 8910 का टारगेट रहेगा, और बैंक निफ्टी का रेंज 19,800 20,200 ये होगा। ये सीमित दायरे में मुझे लगता है विद अ पॉजिटिव बायस और स्टॉक स्पेसिफिक। ओके, चलिए, तो अब निफ्टी को अवॉइड करिए, शेयरों में पैसा बनाने का भरपूर मौका मिलने वाला है, और हम आपको बताएंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज आप ट्रेड करके दोनों ही साइड मुनाफा कमा सकते हैं। दोनों एक्सपर्ट्स की पिक्स लाएंगे, लेकिन FIIs ने थोड़ी सी उदारता दिखाई है। 3 दिनों से देखिए कैश मार्केट में बाइंग होती हुई दिख रही है, लेकिन DIIs का आंकड़ा अभी भी चिंता में डालने वाला। बाइंग हो नहीं रही है। 252 करोड़ रुपए की कैश मार्केट उन्होंने बिकवाली करी है कल भी। ये बताइए कैसे रीड कर रहे हैं आप इन आंकड़ों को? फिर भी मुझे ठीक दिख रहे हैं हेमंत आंकड़े। वो इसलिए कि देखिए, जनरली मैं एक चीज समझता हूं कि FIs पैसा शेयर में लगाकर पैसा कमाते हैं, ठीक है ना। कल के सेशन में 200 करोड़ के स्टॉक्स खरीदे उन्होंने कैश मार्केट में, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स में भी 100 करोड़ की खरीदारी की। तो क्वालिटी के लिहाज से देखें तो डेटा थोड़ा सुधर कर आया है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि घरेलू फंड बेचे। मुझे घरेलू फंड के 250 करोड़ की बिकवाली से फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे मूड नहीं बनाता, लेकिन 450 करोड़ के आसपास, 430 करोड़ के आसपास की FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली की। अब उससे मेरे लिए एक मतलब ये निकलता है कि अमेरिका की इस बैठक के पहले FIs ये नहीं मान रहे कि 8,850 8,900 चला जाएगा। तो अगर मुझे शेयर खरीदना है जो मेरी लिस्ट में है, तो वो तो मैं खरीदूंगा, लेकिन हेजिंग करने के लिए आज से सामने इंडेक्स बेच कर रखूंगा। और अब इसमें भी दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत बैंक निफ्टी को लेकर है, क्योंकि FIs लगातार बैंक निफ्टी में अपनी पोजीशंस कम करते हुए दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से ये लगभग लगातार एक आध सेशन को छोड़ दे 10वां 11वां ट्रेडिंग सेशन है जब बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी वो सहारा नहीं दे रहा है, ये एक दिक्कत दिख रही है। अदरवाइज कैश मार्केट के और स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़े वाकई में अच्छे हैं। तो आंकड़े बुरे तो बिल्कुल नहीं है, न्यूट्रल से थोड़े पॉजिटिव साइड पर ही कहूंगा मैं। ओके, तो न्यूट्रल से थोड़े पॉजिटिव साइड पर हैं ये आंकड़े। लेकिन पूछते हैं विकास सेठी जी से, कहां पर हैं खरीदारी के मौके? सेठी साहब, गुड मॉर्निंग, बताइए कहां नजर है आपकी आज? कौन से सेक्टर्स अच्छे लगते हैं, और विद इन दो सेक्टर्स कौन से शेयरों में आज खरीदारी करनी चाहिए? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जहां तक सेक्टर्स का सवाल है, मैं आज के लिए बुलिश हूं। एक तो डिफेंस सेक्टर, फिर टायर सेक्टर, सीमेंट है, ऑटो है, ये सब सेक्टर्स मुझे अच्छे लगते हैं। अगर बाजार में कोई कारण से, चूंकि कल फेड और बैंक ऑफ जापान की मीटिंग के आउटकम आने हैं, तो बाजार में अगर थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, और अगर उस दौरान कोई गिरावट आती है तो मेरी राय में डेफिनेटली इन सेक्टर्स से अच्छे स्टॉक्स को पिकअप करना चाहिए। और बाकी जो 2 स्टॉक्स के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा स्पेसिफिकली, वो है, पहला स्टॉक रहेगा तेजी के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। इस स्टॉक में कल हमने एक बहुत अच्छा एक मोमेंटम देखा, और मुझे लगता है आज भी ये कंटिन्यू रहना चाहिए। और इसके 2 ट्रिगर्स है। एक तो इस वीक मुझे लगता है डिफेंस एज ए सेक्टर बहुत अच्छा करना चाहिए। एक तो ऐसा माना जा रहा है, और या ऐसी खबरें हैं कि इस फ्राइडे को शायद फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भारत आ सकते हैं, जो राफेल की जो डील है वो एग्जीक्यूट हो सकती है। तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पूरे सेक्टर पे रहना चाहिए, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीइंग द लीडर लुक्स गुड। और दूसरा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बाईबैक खुलने जा रहा है 1305 के लेवल पे प्राइस पे, और अभी स्टॉक का प्राइस है 1200 कुछ 35 रुपए का। और उस बाईबैक के कंटूर्स में ये भी है कि जो
रिटेल निवेशक हैं जो कि 2 लाख से कम की टेंडर करते हैं शेयर्स, उनके लिए 25% रिजर्व किया गया है। तो एक डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है अच्छे रिटर्न्स की विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कमाने के लिए। तो डेफिनेटली भारती इलेक्ट्रॉनिक्स लुक्स गुड। और जो दूसरा स्टॉक का मेरे रडार पे आ जाए वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। एक बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और जिस तरीके से जो रिफाइनिंग कंपनीज है उनके जो परफॉर्मेंस आया है, तो उस सेक्टर में जब कैपेक्स होता है तो इंजीनियर्स इंडिया वुड बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। कल टेक्निकली भी ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखा गया है। सो आई एम बुलिश ऑन इंजीनियर्स इंडिया आल्सो फॉर टुडे। ओके, तो EIL पर रखिए नजर और BEL पर रखिए नजर। जी हाँ, बृहस्पतिवार को फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भारत आ रहे हैं और उनके आने से पहले जो अधिकारी लोग हैं वो आ चुके हैं और इस रफाल डील को अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। फाइनल कॉन्टूर्स इसके लिखे जा रहे हैं और ये बड़ी डील है डिफेंस सेक्टर के लिए, यहां पर नजर होनी चाहिए आपकी। लेकिन ये बताइए, बागले साहब के भी आज टॉपिक्स पूछेंगे, FNO से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? ये डेटा बहुत कंफ्यूजिंग सा दिख रहा है, कुछ संकेत निकाल पाए? साफ है नहीं, मतलब बदलाव भी बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है डेटा में। सिर्फ एक बैंक निफ्टी जिसकी हमने बात की, जहां एक संकेत साफ है कि बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशंस बन नहीं रही, और उसका एक रीजन ये हो सकता है हेमंत कि समझिए ब्याज दरों को लेकर कोई भी संकेत अगर US फेड से आते हैं तो फिर वो संकेत बैंकिंग शेयरों पर ज्यादा असर डालेंगे किसी भी तरफ, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड, क्योंकि अल्टीमेटली ब्याज दरों से जुड़ा हुआ मामला है। और यही वजह कि बैंक निफ्टी में लगातार ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, पहले तो बैंक निफ्टी पर 20,000 के ऊपर की क्लोजिंग। 20,000 के ऊपर हम कल भी परसों भी निकले थे, 20,225 का हाई बनाया था। कल हमने 20,015 के आसपास का हाई बनाया था, लेकिन टिक नहीं पा रहे हैं। तो 20,000 के ऊपर, और चूंकि वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में बना हुआ है बैंक निफ्टी पर, तो 20,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद है तो पहला मजबूती का संकेत आता हुआ दिखेगा। लेकिन एक संकेत भी साफ है कि 19,700 के नीचे जाने को तैयार नहीं है। तो बैंक निफ्टी पर रखिए नजर बाजार के डायरेक्शन के लिए। 8,800 आज के लिए भी बड़ी अहमियत वाला लेवल है। अब वैसे कल के सेशन में देखेंगे तो आपको बड़ी पोजीशंस दिखेगी नहीं, 8,800 के पुट पर 5 लाख शेयर जुड़े हैं, लेकिन कल और परसों 2 दिनों की पोजीशन मिलाकर देखें तो 12 लाख शेयरों का इजाफा हुआ है। तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स ये जरूर चाहेंगे कि 8,800 के ऊपर बाजार बना रहे। अब चूंकि शुरुआत SGX निफ्टी पे कमजोरी के साथ दिख रही है, फर्ज करें वैसे ही शुरुआत हो जाए और शुरुआती आधे पौन घंटे बाजार 8,800 के नीचे रहे, तो फिर होगा ये 12-13 लाख शेयरों की पोजीशन जो सिर्फ पिछले 2 दिनों में बनी, जो कमजोर शॉर्ट्स हैं, ये कमजोर लॉन्ग्स हैं, ये कम होते हुए दिखेंगे, जो बाजार को 40-50 पॉइंट नीचे ले जा सकते हैं। तो 8,800 के नीचे खुलकर अगर आधा एक घंटा हमने निकाल दिया तो फिर 8,750 आज ही आता हुआ नजर आएगा। ये संकेत मुझे वायदा कारोबार के आंकड़ों में नजर आ रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये संकेत तो है वायदा कारोबार के आंकड़ों से, क्योंकि SGX निफ्टी कमजोर है। आज हम बागले साहब से जानना चाहते हैं कि उनका टॉप सेल कैंडिडेट कौन सा है। ये बताइए, एक शेयर जिसको सुबह खुलते ही शॉर्ट करें और बने पैसा, किस पर नजर है सर आपकी? हेमंत, कल एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग अनिल जी ने एक स्टॉक स्पॉट किया था जो कैस्ट्रॉल था, और कल बाद में वो गिरा भी था, मार्केट ऊपर गया, डेज लो पर समाप्ति हुई। तो कोई मुझे कारण नहीं दिखता है कि वो आज नीचे ना जाए, तो इसके लिए मैंने वो कवर किया है। इसको 432 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 396 बेचा जा सकता है। और मेरा बाय स्टॉक्स भी कवर कर लूं? बिल्कुल, एक बाय साइड भी बताइए। जी, वो मेरा बेस्ट पिक होगा, लेकिन कैस्ट्रॉल आपने पूछा इसके लिए मैंने बताया। मैं औरोबिंदो फार्मा के साथ जाऊंगा। इसमें क्लियर ब्रेकआउट आने के लक्षण मुझे दिखते हैं। ये इसका स्टॉप लॉस होगा 792, टारगेट होगा 840। और एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, ये मेरे और मेरे फैमिली के पर्सनल पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है। बिल्कुल, तो बढ़िया शेयर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, ट्रेडिंग के लिए भी आज के लिए बेस्ट लगता है औरोबिंदो फार्मा। शॉर्ट साइड पर अप्रोच करना है तो कैस्ट्रॉल को अप्रोच करिए। 4.25 करोड़ शेयर आज बिकने वाले हैं ब्लॉक डील के जरिए। BP ये हिस्सेदारी बेचेगा 8.5% की, और कल हम आपको बता भी रहे थे पहला सौदा में जब अनिल ने इस शेयर को आइडेंटिफाई किया था। आज प्रेशर रह सकता है? बिल्कुल रहेगा, और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे कि कितना गिर सकता है, किस तरह की बुक बनेगी। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे निफ्टी और 5 दिग्गजों की राय और टॉप 5 स्टॉक्स में। मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो गया अब ये जानने का कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी पर आज के लिए क्या राय। AK प्रभाकर, हेड ऑफ रिसर्च, IDBI कैपिटल की राय देखिए, बिकवाली करने की है, 8,650 तक जुड़ा सकता है निफ्टी। 8865 का स्टॉप लॉस भी रखिए। प्रभुदास लीलाधर से है वैशाली पारिक और वो खरीदना चाहती है निफ्टी 8,780 के स्टॉप लॉस के साथ, 8,840 है टारगेट। और वैशाली के साथ किरण यादव भी खरीदारी करने की राय दे रहे हैं प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के। वो कह रहे हैं कि टारगेट है आज के लिए 8850 का
8,790 का स्टॉप लॉस भी रखिए। खरीदारी का इरादा है राकेश बंसल, आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट का। 8,750 उनका स्टॉप लॉस है। 8866 ये है उनका टारगेट। 24 कैरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के एक्सपर्ट विवेक गुप्ता भी आप देखिए खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 8,900 का टारगेट, 8,775 का स्टॉप लॉस। 5 एक्सपर्ट्स की राय देखिए, 5 में से 4 हैं बुलिश, 1 बेरिश। लेवल्स नोट कर लीजिए फटाफट। 8,750 से 8,775 ये है निफ्टी पर सपोर्ट का जोन, और ऊपरी स्तर पर 8,850 पार हुआ तो 8,900 तक ये लेवल्स रखें आप नजर में। लेकिन नजर में रखें वो 5 शेयर जहां पर आज खबरों के दम पर दिखने वाला है एक्शन। बताएंगे खबरें भी, शेयर भी, और क्या होगा एक्शन, ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद। एनबीसीसी के साथ करिए शुरुआत। घाटे वाली सरकारी कंपनी की जमीन बेचने के लिए लैंड मैनेजमेंट एजेंसी के तौर पर ये काम करेगी, लेकिन ये याद रहे कि कोई बड़ी इन्हें पैसे मिलने वाले नहीं। जमीन कितनी भी बड़ी बेचे, फीस इनकी सिर्फ 1 करोड़ तक सीमित रहेगी, और साथ ही आधा %। तो एक तरह से जो जमीन बेचनी है सरकारी कंपनी को, उनके लिए ब्रोकिंग करने का काम भी अब एनबीसीसी करेगी। इसके अलावा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रखिए नजर, इनके लिए पॉजिटिव खबर आती हुई। एक तो ये डिफेंस कारोबार में से जुड़े कामकाज को और आगे बढ़ा पाएगी। ध्यान रखिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायंस डिफेंस में हिस्सेदारी रखती है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए पैसा भी जुटाना चाहते हैं। हाल ही में सेबी ने नियमों को सरल किया था रीट्स के और इंफ्रास्ट्रक्चर रीट्स के, तो अब ये कंपनी रीट्स के जरिए पैसा जुटाती हुई। ओके, और करूर वैश्य बैंक और केपीआर मिल्स, इन 2 शेयरों पर नजर रखिए। दोनों में कोई समानता है नहीं। समानता सिर्फ इतनी है कि करूर वैश्य बैंक के बोर्ड ने तो मंजूरी दे दी है स्टॉक स्प्लिट को। हर एक शेयर को 5 शेयरों में बांटा जाएगा, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो हो जाएंगे 500 शेयर। और केपीआर मिल्स का बोर्ड भी 25 तारीख को बैठक करने वाला है, इसमें भी स्टॉक स्प्लिट पर विचार किया जाएगा। लॉयड इलेक्ट्रिक पे भी नजर रखिए। 1.8 करोड़ डॉलर के ऑर्डर्स मिले हैं जी ट्रांसपोर्टेशन से। तो जनरली हम देख रहे हैं आजकल ऑर्डर छोटे छोटे मिलते हैं, लेकिन शेयरों में बड़ा बड़ा उछाल देखने को मिलता है। तो आज हो सकता है इस शेयर का दिन हो बने तेजी की साइड पर रखिए नजर। केनरा बैंक, इस स्टॉक के लिए खबर, और वो ये कि 23 तारीख को होगी बोर्ड बैठक, और इसमें राइट्स इश्यू के जरिए पूंजी जुटाने पर किया जाएगा विचार। और अब आप देख लेते हैं कि किन शेयरों पर ब्रोकरेज हाउस की नजर है और कहां पर रिपोर्ट्स आई। और आज ये तमाम रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ नीति नहीं है, पूजा त्रिपाठी आज जुड़ रही है। तो पूजा बताइए, सबसे पहले तो जुबिलेंट फूड वर्क्स, क्या रिपोर्ट्स आई हैं? जुबिलेंट फूड पर जितनी भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है, उनका सभी का मानना है कि नियर टर्म में स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल सकता है सीईओ के रेजिग्नेशन के बाद, लेकिन सभी इस स्टॉक पर काफी बुलिश हैं। सीएलएसए का मानना है कि नियर टर्म में स्टॉक में दबाव देखने की उम्मीद है, और 2 अहम टॉप लेवल मैनेजमेंट के जाने के बाद कंपनी के लिए आगे चलकर कुछ दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने भी जताया कि शेयर प्राइस में कुछ दबाव देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन बाई की सलाह बरकरार रखी है। टारगेट 1320 का दिया है, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 31% का अपसाइड देखने की उम्मीद है। मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट की रेटिंग अपनी बरकरार रखी है। टारगेट 1450 का दिया है, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 44% का अपसाइड देखने की उम्मीद है। वहीं क्रेडिट स्विस का कहना है कि देव अमृतेश को नया सीईओ नियुक्त किया जा सकता है। कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ सालों से काफी कमजोर रहा है, और पिछले 6 महीने में टॉप लीडरशिप में बदलाव होना इसको बाजार काफी नेगेटिवली लेगा। लेकिन यहां पर भी क्रेडिट स्विस ने अपनी आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट 1230 का दिया है, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 22% का अपसाइड स्टॉक में देखने की उम्मीद है। ओके, आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स और कौन कौन से स्टॉक्स पर हैं उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जुबिलेंट फूड वर्क्स के चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं इस पर एक राय ले लेते हैं। देखिए, खबर तो बहुत कमजोरी वाली है, खराब है। 11 साल से कौल साहब जो है वो सीईओ थे, 2005 में इन्होंने ज्वाइन किया था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जो सीएफओ थे रवि गुप्ता जी, उन्होंने मई 2016 में इस्तीफा दे दिया था। तो सीईओ सीएफओ ये 2 टॉप सबसे लोग होते हैं, यही अगर छोड़ के जाने लगे कंपनी में तो फिर अच्छा, इंटरेस्टिंग बात हेमंत है कि पिछली बार जो नतीजे आए थे जुबिलेंट फूड वर्क के, मेरे ख्याल से अब तक के सबसे खराब नतीजे लिस्टिंग के बाद, राइट? एसएसएस ग्रोथ नेगेटिव पहुंच गई, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव, पहली बार है ये, ठीक है ना? तो इसका मतलब साफ है कि अच्छा, कौल साहब ने आज इस्तीफा दिया है, तो ऐसा तो नहीं कि आज ही मन बनाया होगा, मन तो पहले से ही बना लिया होगा, और हो सकता है इंटरनली पहले ही बोल दिया हो, अब छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी बात है, सीएफओ साहब पहले ही चले गए, तो वो परफॉर्मेंस में दिख रहा है। बिल्कुल।
अब मार्केट रिलेट क्या कर रहा है, एक तो ये होता है कि अच्छा पिछले क्वार्टर में परफॉर्मेंस खराब है, मैनेजमेंट बदल रहा तो अच्छा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये परफॉर्मेंस खराब इसलिए है कि मैनेजमेंट बदल रहा है। बिल्कुल सही। तो इसलिए स्टॉक पर दबाव दिखने वाला है। तो अब सबकी नजर रहेगी कि कौन बनता है नया सीईओ। क्या वो अंदर से, जो कंपनी के अंदर है, वहां से किसी को प्रमोट करके बनाया जाता है या फिर बाहर से लाया जाता है, ट्रांजिशन क्या स्मूथ हो पाती है। तो क्वेश्चंस काफी सारे हैं। बहरहाल आज शेयर में दबाव देखने को मिलेगा, कितना दबाव देखने को मिल सकता है बागले साहब से बेहतर कौन बताएगा। बागले साहब बताइए, कल डेज लो पर इसने भी समाप्ति दी है, काफी कमजोर चार्ट पैटर्न है इसके, आपको क्या लगता है डाउनसाइड कितनी और बची है इसमें? हेमंत, आज का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है ये सब 900 जल्दी ही जा सकता है एक हफ्ते में। और ऑन द अपसाइड 1050 कोई भी मूव उसकी तरफ हो वहां तक बेचना चाहिए। इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले काफी वॉल्यूम के साथ किसी ने बेचा है, शायद वो इनसाइडर आए थे दरअसल। तो शायद ये न्यूज भी इनसाइडर डिस्काउंट होती होगी, मुझे पता नहीं। और उसके नीचे कंसिस्टेंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है 1050 के थोड़े से ऊपर के स्टॉप लॉस से बेचना चाहिए। 890 880 का टारगेट बनता है। ओके, तो यहां पर बिकवाली की राय। लेकिन ये लोगों को निकलने और छोड़ने का सिलसिला लगातार चल रहा है। माइंट्री में भी यही खबरें हैं कि दो वहां पे भी सीनियर पोजीशंस के लोगों ने नौकरी छोड़ी है और वहां पर भी फिर उस लिहाज से नेगेटिव रिपोर्ट्स आती हुई दिखी। तो एक राय में विकास सेठी से लेना चाहता हूं माइंट्री पर, जुबिलेंट फूडवर्क्स पर, जहां पर टॉप मैनेजमेंट से लोग निकल रहे हैं। दोनों शेयरों पर क्या करना चाहिए जिन लोगों के पास पड़े हैं पोर्टफोलियो में माइंट्री और जुबिलेंट फूड, क्या विकास जी बेचकर निकल जाएं? अनिल जी, मेरी राय थोड़ी डिफरेंट है। मेरा ये मानना है कि स्टॉक्स में दोनों में दबाव बिल्कुल रहेगा, बट दोनों एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। मैनेजमेंट, जो करंट मैनेजमेंट के चले जाने के बाद नया मैनेजमेंट आएगा, एंड आई डोंट थिंक कि इट शुड बी वेरी डिफिकल्ट टू फॉर द कंपनी टू कम बैक ऑन ट्रैक। तो अगर ये गिरावट आती है और एक सब्सटेंशियल गिरावट आती है, जैसे 5-7% की गिरावट अगर दोनों स्टॉक में देखी जाती है, तो डेफिनेटली वो एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक खरीदारी करने का मौका होगा। तो जिन्होंने लंबी अवधि के लिए निवेश किया हुआ है, कंपनियां अच्छी है और आई वुड रिकमेंड कि दे शुड कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू द स्टॉक। ओके, चलिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड करिए, लेकिन ट्रेडिंग मोमेंटम आज नेगेटिव साइड पर है। ये जो दो लोग हैं वो वाइस प्रेसिडेंट थे इस कंपनी के, और एक जो थे राधा जी, वो डिजिटल कारोबार को संभालते थे और ओवरऑल रेवेन्यू का 40% माइंट्री का डिजिटल कारोबार से आता है, और दूसरे जो शख्स थे वो टेक्नोलॉजी, मीडिया और सर्विस वर्टिकल संभालते थे, और 36% आय पूरी ओवरऑल जो है वो वहां से आती है। 76% रेवेन्यू संभालने वाले दो बड़े लोग निकल गए, मोटा मोटी बात आपके लिए। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि माइंट्री के लिए और कितने बड़े लेवल के लोग निकले। और मॉर्गन स्टैनले कह रहा है कि इनका जो रिलेशनशिप था वो बड़े क्लाइंट्स के साथ बहुत मजबूत था, तो ये अब लोग जा रहे हैं, तो देखना होगा कि जो बाकी क्लाइंट्स हैं वो क्या इन्हीं के साथ कारोबार करते हैं या ये जहां जाते हैं उस कंपनी के साथ कामकाज करते हैं। तो चलिए, ये एक बड़ा झटका माइंट्री के लिए भी होगा। लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स हैं, और खासतौर से भेल पर, ऑटो सेक्टर पर, और ये रिपोर्ट्स कौन सी हैं ये भी पूछ लेते हैं पूजा से। इस वक्त हमारे साथ बताएं पूजा। जी, भेल पर द्विज बैंक की रिपोर्ट आई है और काफी बुलिश दिखाई दे रहे हैं स्टॉक पर। इनका मानना है कि प्राइसिंग प्रेशर में कमी आई है, जिसके चलते अब ग्रॉस मार्जिन में आगे ज्यादा कुछ दबाव की उम्मीद नहीं की जा रही है। जो लक्ष्य दिया है वो 180 का दिया है और बाय कॉल यहाँ पर बरकरार रखी है। मौजूदा स्तर से करीब 22% का अपसाइड स्टॉक में देखने की उम्मीद है। इन सबके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट आई है तमाम ऑटो कंपनियों पर। शुरुआत अंडर परफॉर्म की रेटिंग से करते हैं। कंपनी ने आयशर मोटर, हीरो मोटो और अशोक लेलैंड पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। ऑटो टू व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो पर अपनी न्यूट्रल रेटिंग दी है, और टीवीएस मोटर के लिए इनका कहना है कि कंपनी के लिए दिक्कतें आगे भी बनी रहेंगी। इसके अलावा एमएनएम पर भी अपनी न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है। लेकिन इसके अलावा कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर बाय कॉल दिया, काफी बुलिश साउंड कर रहा है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच। इसमें मारुति और टाटा मोटर्स का नाम शामिल है, जिसमें कि बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने अपनी बाय की रेटिंग दी है। ओके, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। मारुति, आप देखिए 6235 का टारगेट, तो 6000 के टारगेट अब तक आ रहे थे, अब आप देखिए उससे भी ऊपर के टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। और भेल में भी मेरे ख्याल से जो टारगेट आया 180 का, ये हाईएस्ट है। 170 तक का टारगेट मैंने देखा था, तो भेल पर भी डॉइश बैंक की तरफ से अब तक का सबसे हाईएस्ट टारगेट। वो एक ऐड था, वो पेट्रोल खत्म ही नहीं होता मारुति के लिए, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। ये बताइए कि मारुति और ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है।
कल के एक दिन के करेक्शन से कोई पैटर्न नहीं बदलता। इनफैक्ट ऐसे मौके आते हैं लेने के लिए। 5490 का बंद है, अगर 5400 की तरफ मिल जाता है तो वो लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये 51, 50, 50, 200, ये मैं वीकली बेसिस पे बोल रहा हूँ। और 5850 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा जो अगले कुछ हफ्तों में आना चाहिए। तो तेजी खत्म ही नहीं होती, ये सही है मारुति के स्टॉक के लिए। चलिए, लेकिन विकास सेठी कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स अपनी पिक्स के तौर पर, खासतौर से कैश मार्केट के स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं। विकास बताइए कौन से स्टॉक चुने आज आपने? नहीं अनिल जी, मुझे कैश मार्केट के स्टॉक्स डिस्कस करने हैं तो उसमें मैंने तो ऐसे 5 स्टॉक्स आपको भेजे हैं, बट जो 2-3 स्टॉक्स के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक तो पहला रहेगा डिशमन फार्मा। एक बहुत अच्छी मिड साइज फार्मा कंपनी है और बहुत अच्छे एक मोमेंटम पे भी गुजर रही है। मुझे लगता है कल भी इसमें एक अच्छा अपसाइड देखा गया था और आज भी वो कंटिन्यू रहना चाहिए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से सब्सटेंशियल अपसाइड दिखने चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड अ बाय कॉल ऑन डिशमन फार्मा। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो एक केमिकल क्षेत्र की कंपनी है। कंपनी का नाम है बोडल केमिकल। इस स्टॉक को मैंने पहले भी आपके शो में 108-10 के लेवल पे रेकमेंड किया था। आजकल ये 137-38 के लेवल पे है। इस स्टॉक में भी मुझे लगता है और अच्छे अपसाइड्स दिखेंगे। जो परफॉर्मेंस था इस क्वार्टर का बहुत ही अच्छा था और खास करके पूरे सेक्टर का ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो आई वुड बी बुलिश ऑन दिस स्टॉक एंड वुड रिकमेंड बाय ऑन दिस स्टॉक। और जो तीसरा स्टॉक रहेगा वो आज एक ऑर्डर की वजह से भी बिल्कुल सुर्खियों में है। कंपनी का नाम है लॉयड इलेक्ट्रिक। कल भी एक अच्छा उछाल देखा गया था और जिस तरह से जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड की एक्सपेक्टेशंस है आफ्टर अच्छे मानसून, आफ्टर 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन, तो उसका एक मेजर बेनिफिशियरी ये कंपनी हो सकती है। इस सेक्टर की बाकी भी कंपनियां अच्छी कर रही है, बट मुझे लॉयड इलेक्ट्रिक इन लेवल्स पे भी पसंद है, सो आई वुड गो विद लॉयड इलेक्ट्रिक ऑल्सो। और एक और स्टॉक जो आपकी पिक में है मंगलम सीमेंट, वो भी आज सुर्खियों में है। और वो सुर्खियों में इसलिए कि स्टॉक 2020 में हेमंत की टीम में फ्रीड बल्लेबाज था, जो आपका चौथा स्टॉक है। तो हेमंत, आज इसमें कुछ बड़ी खबरें, कुछ एक्शन वाली बात है? जी हाँ, उन्होंने अपनी एक ग्राइंडिंग यूनिट उत्तर प्रदेश की है अलीगढ़ में, उसको शुरू किया है। तो सीमेंट कंपनियां फोकस में है, अच्छे नंबर्स दिखा भी रही थी। तो हमने सोचा कि इसको आज सजेस्ट किया जाए। लेकिन आप देखिए, ये वो स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन पहले कई समय से दिखा रहा है। तो आज जो विकास सेठी जी की पिक्स है, एनबीसीसी, यहाँ पर भी खबरें हैं, लॉयड इलेक्ट्रिक्स में भी कुछ खबरें आई हैं और मंगलम सीमेंट में भी खबरें हैं। तो ये तमाम स्टॉक पढ़ने लिखने का ये फायदा होता है। सब खबरें एकदम विकास जी अप टू डेट है, एकदम सब पता है उनको कि कौन कौन से स्टॉक्स में न्यूज है, कहाँ कहाँ एक्शन होने वाला है। तो आपके लिए एकदम ताजा तरीन एक्शन विकास जी की तरफ से 3 स्टॉक उन्होंने जो चुने, वाकई में आज दमदार प्रदर्शन करने वाले हैं। वागले साहब ने बताए हैं 2 स्टॉक ना, कैस्ट्रोल और औरोबिंदो फार्मा। आपकी कुछ और पिक्स लूंगा, उससे पहले हमारे साथ सुमित बगड़िया जुड़ चुके हैं, चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर, वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए। तो पहले एक बार सुमित से बात की जाए। सुमित, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या रेंज देख रहे हैं, क्या ट्रेड करना चाहिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी। वेल अनिल जी, मार्केट की रीडिंग को देखते हुए और जिस तरह से पिछले 1-2 दिनों से मार्केट में ट्रेडिंग देखने को मिली है और लास्ट वीक जो करेक्शन देखा उसके बाद जो रिकवरी एक हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे वो देखने को भी मिली है, वो सबको देखते हुए फिलहाल प्योरली आज इंट्राडे कॉल बनाया है। 2-3 दिन के हिसाब से या 4-5 दिन के हिसाब से कॉल नहीं है, ये प्योरली इंट्राडे कॉल है क्योंकि कल इवेंट भी है। तो फिलहाल इंट्राडे के लिए जो काम करना है निफ्टी के अंदर वो एक बार बाय साइड में रहेगा। ओपनिंग में शायद हो सकता है कि कल की क्लोजिंग से शायद थोड़ा सा नीचे देखने को मिले 15-20 पॉइंट निफ्टी, बट एक बार के लिए बाय बन सकता है। इमीडिएट टारगेट होगा 8850, उसके बाद 8880 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बट किसी भी केस में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगना है 8750 इंट्राडे के हिसाब से। और कैरी ओवर के लिए 8700 का मेजर लेवल है, जहां पे अभी ओआई डेटा भी अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है। 8700 का लेवल अगर टूटता है तो उसके बाद हमको निफ्टी के अंदर एक फ्रेश करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से जो लेवल ध्यान रखना है निफ्टी में वो है 8700 और इंट्राडे के हिसाब से 8750 के स्टॉप लॉस से 8800, 8780 के आसपास बाय कर सकते हैं 8850 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। आगे आपको ये भी बताएंगे कि आज के टॉप पिक्स सुमित के कौन से हैं, बागले साहब के टॉप पिक्स अभी बाकी हैं, विकास सेठी जी को कुछ और शेयर भी पसंद है, इन सब पर बात होगी। लेकिन बात होगी कैस्ट्रॉल पर ब्रेक के बाद। जी हाँ, ये वो स्टॉक है जो आज दबाव में दिख सकता है। आप देखिए 408 से 422 रुपए के बीच में आज ब्लॉक डील होनी है। पेरेंट कंपनी बीपी यहां पर हिस्सेदारी बेचेगी, कितनी गिरावट हो सकती है, कैसे अप्रोच करें, इस सब पर बात ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। संदीप वागले साहब तो हैं ही, विकास सेठी जी भी बने हुए हैं, सुमित बगड़िया जी भी जुड़े हुए हैं और कुणाल सरावगी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है। और अब बात करते हैं कैस्ट्रॉल की। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि देखिए ये स्टॉक दबाव में दिख सकता है, जो पेरेंट कंपनी है बीपी वो हिस्सेदारी बेचेगी।
कल देर रात बुक खुली और आज ये सुबह सुबह ब्लॉक एग्जीक्यूट होता हुआ दिखेगा। ये बताइए इस शेयर को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए आज? इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि पूरी की पूरी स्टेक आज बिक पाती है नहीं, $260 मिलियन के आसपास की स्टेक है और 8.5% है, तो बड़ी हिस्सेदारी है। और दूसरा ये कि प्राइस नीचे की 408 है और ऊपर की 422.50 है। स्टॉक कल ही करेक्ट हो गया, कल सुबह सुबह हम बात ही कर रहे थे कि स्टॉक में वो एक्शन शुरू हो गया। तो अगर पूरी हिस्सेदारी बिक जाती है तो जहां बिकती है उस लेवल के आसपास स्टॉक में खरीदारी बनती है, लेकिन वो व्यू बनाकर चलें 3 महीने का। 3 महीने में ये स्टॉक आपको 20 से 25%, 15% की रिटर्न आराम से दे सकता है और वायदा कारोबार का स्टॉक है। तो जहां पर ब्लॉक डील हो, क्वांटिटी पूरी हो जाए, हम आपको बताएंगे अगर पूरी क्वांटिटी 8.5% की प्रमोटर्स बेच देते हैं तो वहां खरीदारी का मौका बन सकता है। और अगर आप खरीदने समझिए 400 के आसपास तो 380, 375 एक तरह से आप ये मानकर चलें कि उतनी रिस्क आपको देखनी पड़ सकती है, लेकिन वहां एक मौका बन सकता है। लेकिन अगर पूरी बुक ना बने तो फिर इस स्टॉक के लिए मुश्किल वाला वक्त होगा। तब ये बिना डील के ही या कम क्वांटिटी बिकने पर ये 375 की तरफ आ सकता है। तो ये अल्टीमेटली शायद मेरे ख्याल से बाजार खुलने के पहले हमें आइडिया लग जाएगा कि बुक कितनी बनती है, नहीं बनती है, किस प्राइस पर बनती है। लेकिन अगर नहीं बनी तो 375 आना पक्का है। तो फिर ये स्टॉक है जिस पर नजर रहेगी और आपकी नजर होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर, क्योंकि हम आपको बताएंगे किस तरह से वो ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे होंगे और आपको क्या करना चाहिए। बहरहाल पहले वो ब्लॉक डील होने दें, देख लीजिए कि कितनी हिस्सेदारी बिकती है और उसके बाद ही कोई फ्रेश व्यू आपको बनाना चाहिए। बहरहाल वागले साहब तो कह चुके हैं कि उनको पसंद नहीं है जिस तरह से तेज गिरावट देखने को मिल रही है। उनके टॉप पिक में आज ये शेयर शामिल था, सेल साइड में उनको ये शेयर पसंद है। सुमित, कल दोपहर में जब 1 बजे आप और मैं शो कर रहे थे तब आप कह रहे थे कि जुबिलेंट फूडवर्क्स को बेचना चाहिए। देखिए खबर जो है वो बाजार बंद होने के बाद आई कि CEO साहब ने इस्तीफा दे दिया। ये बताइए जो जिन लोगों ने कल ट्रेड लिया था और आपको इस समय सुन रहे हैं, शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, वो काट लेनी चाहिए आज या और गिर सकता है जुबिलेंट फूडवर्क्स का शेयर? बिल्कुल हेमंत, शायद हो सकता है कि चार्ट्स के अंदर ये रीडिंग पहले ही आ गई होगी कि ऐसा कुछ नेगेटिव न्यूज आने वाला है, तो स्टॉक ने पहले ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। 4% का फॉल हमने कल ही देखा था। 1000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें और वीकनेस देखने को मिलेगी। हमें ऐसा लगता है कि ये ब्रेक करेगा और नीचे में शायद 950 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो खराब है। तेजी के मार्केट के अंदर भी ये स्टॉक वन साइड गिर रहा है, मतलब इसके अंदर लोगों को इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल काम करने का। और कल का सेल ऑफ तो ये शो कर रहा है कि ये लास्ट के जो कुछ वीक या कुछ मंथ पहले के जो लो लगे थे वो भी ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक फिलहाल ये स्टॉक वीक है, मेरे हिसाब से सेल करके ही एक बार रहना चाहिए अगले कुछ दिनों तक। नीचे में इमीडिएटली 980, 950 तक के लेवल्स जुबिलेंट फूडवर्क में एक बार देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में रिवर्सल तभी देखने को मिलेगा जब ये 1030, 1040 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है सेल साइड में बेटर रहेगा, उसी में पैसा बनने की उम्मीद ज्यादा है। 950 तक के टारगेट मान के चलने चाहिए। 3 एक्सीडेंट्स होने वाले हैं, जुबिलेंट, कैस्ट्रॉल और माइंडट्री आज के दिन। तो इसलिए मिड कैप, हाई बीटा मिड कैप्स जो हमने सुबह सुबह कहा कि वहां सावधान रहिए, थोड़ा सावधानी का वक्त है। और अगर इनमें कहीं खरीदारी का मौका बनेगा निचले स्तरों पर तो कैस्ट्रॉल में होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल विकास से विदा लेने का वक्त है। विकास, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप वागले साहब, सुमित बगड़िया और कुणाल सरावगी जी हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के बाद देंगे उनकी कुछ बेहतरीन पिक्स और साथ ही कुछ और स्टॉक्स हैं मेरी लिस्ट में जहां पर आज खबरों के दम पर एक्शन दिखने वाला है, तो उस एक्शन पर लेंगे राय इन तमाम एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। संदीप वागले जी, सुमित बगड़िया जी और कुणाल सरावगी हमारे साथ बने हुए हैं। और अब जानते हैं वागले साहब के बाकी के 2 पिक्स। कैस्ट्रॉल में बिकवाली की राय, औरों में खरीदारी की राय तो उनकी है ही, लेकिन दूसरे 2 और बाय साइड के आइडियाज कौन से हैं? यूनाइटेड ब्रूवरीज आपको फिर से अच्छा लग रहा है सर? हेमंत, एक दिन के करेक्शन के बाद, परसों के दिन के जहां पर प्राइसेस होल्ड नहीं की, फिर कल बाइंग आई, तो ये पूरे राउंडिंग बॉटम से एक निकला है। ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे अगले 3-4 दिनों में अच्छी खासी मूव दिखती है, तो मैं इसको 860 के स्टॉप लॉस से 921 के टारगेट के लिए रिकमेंड करूंगा। और टाटा कम्युनिकेशन में कुछ कल प्राइस और वॉल्यूम्स ब्रेकआउट दिखे हैं, मोमेंटम इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव है, तो अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में एक मुझे 7-8-10% की मूव दिखती है, तो इसको मैं 510 के स्टॉप लॉस से 540 के टारगेट के लिए रिकमेंड करूंगा। ओके, तो ये है 2 और पिक्स आपके लिए यहाँ पर ट्रेड करने के लिहाज से। यूनाइटेड ब्रूवरीज और टाटा कम्युनिकेशन दोनों में करे खरीदारी। वक्त एक और ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाजार के भरपूर एक्शन का अपडेट लेकर आएंगे आपके लिए। बताएंगे आपको कहां होगी रुपए की शुरुआत, प्री ओपनिंग सेशन में कैसा रहेगा बाजार, और साथ ही
अब बताएंगे स्टॉक 2020 की कुछ बेहतरीन पिक्स और 9:15 पर तो शुरू हो जाएगा बाजार का कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन का एक्शन और तब आपको बताएंगे कहां है आपके लिए ट्रेडिंग के मौके। कहीं भी बाजार में स्क्रीन पर अगर कोई भी एक्शन हो रहा है तो पूरा अपडेट होगा आपके सामने। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आप भी बने रहिए। लेकर आएंगे ब्रेक के बाद पहला सौदा।